बन जाएंगे बेटा, नॉन सैम्पलिंग एरर का पार्ट बन जाएंगे। जो जितने सैंपल से रिलेटेड है वो सैम्पलिंग एरर, और जितने सैंपल से रिलेटेड नहीं है उनको नॉन सैम्पलिंग एरर बोल दिया जाता है। सो अ फाइनाइट सबसेट ऑफ पॉपुलेशन सिलेक्टेड फ्रॉम इट इज कॉल्ड सैंपल एंड द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ सैंपल इज कॉल्ड सैंपल साइज। ठीक है, जो भी एक सैंपल का साइज होगा उसको सैंपल साइज बोल दिया जाता है। वो शॉर्ट भी हो सकता है, सॉरी स्मॉल भी हो सकता है, वो लार्ज भी हो सकता है। मतलब 30 या 30 से कम है तो स्मॉल हो जाएगा और 30 से ज्यादा है तो लार्ज हो जाएगा। Sampling is a tool which enables us to draw conclusion about the characteristics of the population after studying only those objects or items that are included in the sample। ठीक है जी, सैम्पलिंग से हमें क्या पता चल जाता है, एक बड़ी पॉपुलेशन के फीचर्स के बारे में हमें उन छोटे से नंबर से पता चल जाता है। और सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिससे आप क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, ये तो सैम्पलिंग के मीनिंग वगैरह की बातें लिखी हुई हैं कि आप एक अपनी ऑब्जर्वेशन बना लेते हो। द मेथोडोलॉजी यूज्ड टू सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, क्या लिखा हुआ है, मेथोडोलॉजी यूज्ड टू सैंपल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन depends on the type of analysis being performed, but it may include simple random और systematic sampling। ठीक है, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ सैम्पलिंग ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। हम सीधा आते हैं सैम्पलिंग के एरर्स पे। एरर्स इन स्टैटिस्टिक्स कि जो जब हम सैंपल सिलेक्ट करते हैं या जब हम स्टडी करते हैं एक पॉपुलेशन को, तो उस टाइम पे हमारे पास कौन कौन से तरीके के एरर्स हैं वो नॉर्मली देखने को मिलते हैं। What type of errors we usually see? कौन कौन से errors हैं जो हम नॉर्मली देखते हैं। In simple words, a statistics error is a difference between a measured value and the actual value of collected data। ठीक, जितना हम एक्सपेक्टेड कर रहे थे वो और जो एक्चुअल वैल्यू आई है उसकी वेरिएशंस होती है, उसको एरर बोल दिया जाता है। If a error is more significant, then the data will be considered as less reliable। ये बिल्कुल वही पॉइंट है कि अगर वेरिएंस ज्यादा है तो कंसिस्टेंसी क्या होगी, कम हो गई। यही बताया गया था कि अगर वेरिएंस ज्यादा हो गई तो कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर कंसिस्टेंसी ज्यादा है तो उससे ऑटोमेटिकली वेरिएंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, जहां पर मैं आप लोगों को डिस्पर्शन के बारे में पढ़ा रहा था। When we study about the dispersion, वहां पर हमने इस चीज के बारे में स्टडी किया था। These errors in statistics arise due to number of factors। तो ये काफी सारे number of factors की वजह से arise होते हैं। कौन कौन से factors हो सकते हैं? Approximation in measurement। कई बार क्या करते हैं हम, approximation का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखा होगा आप लोग DI में approximation का इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो? हम क्या करते हैं, हम data interpretation में approximation का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, हम अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार क्या होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू थोड़ी करके बड़ा नंबर क्रिएट कर देती। ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन है, वो छोटा नंबर बना के एक बड़ी वैल्यू क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन की वजह से कई बार हमें कुछ एरर्स, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो देखने को मिल जाती है। दूसरा, अप्रोक्सीमेशन इन राउंडिंग ऑफ द फिगर्स टू नियरेस्ट हंड्रेड। ठीक है, ये वही पॉइंट हो गया कि नियर हंड्रेड्स के नियर है, थाउजेंड्स के, डेसिमल्स के, तो उसके अकॉर्डिंग। दूसरा, द बाइसिस ड्यू टू फॉल्टी कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा एंड बाइसिस इन द प्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया तो डेटा कलेक्ट करते हुए आपसे कोई जो आपने टूल्स यूज किए वो सही नहीं थे, एनालिसिस करते हुए आपने टूल्स यूज किए वो सही नहीं थे, तो उसकी वजह से भी हमें क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। एंड देन पर्सनल बाइसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड सो ऑन। कई बार बंदा पर्सनल लेवल पे भी कुछ एरर्स क्रिएट कर देता है। ये तो सब नॉर्मल पॉइंट है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस और नो, ऑल दीज आर नॉर्मल पॉइंट्स। नॉर्मली आप इनको स्टडी कर सकते हो, नॉर्मली आप लोगों को पता चल रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल ही कॉमन पॉइंट्स हैं, इसके अंदर तो कोई भी वेरिएशन या कुछ भी नया नहीं है। तो फिर नया कहाँ पे है, नया है यहाँ पे। ये जो सारे एरर्स हैं इनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी एरर्स हैं इनको दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो सकते हैं सैम्पलिंग एरर्स और एक हो सकते हैं नॉन सैम्पलिंग। आपने एक छोटी सी बात याद रखनी है कि जहां पर भी
सैंपल की बात होगी, वो सैंपलिंग एरर है। उसके अलावा कोई भी एरर आ जाए जिसका सैंपल के साथ कोई लेना देना नहीं है, ठीक, जिसका सैंपल के साथ कोई लेना देना नहीं है, उस एरर को आप क्या बोल दोगे? नॉन सैंपलिंग एरर। क्लियर है जी? वो एरर जो सैंपल के साथ जुड़ा हुआ है उसको सैंपलिंग की कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा। अदर देन द सैंपल, सैंपल के अलावा चाहे 1000 तरीके के एरर आए, रिस्पॉन्स एरर है, कन्वीनियंस एरर है, रिएक्शन एरर है, कितने भी तरीके के एरर्स आ जाएं, वो सारे के सारे एरर्स कहाँ पे चले जाएंगे? नॉन सैंपलिंग एरर्स का पार्ट बन जाएंगे। दे विल बिकम द पार्ट ऑफ नॉन सैंपलिंग एरर। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब आता है सैंपलिंग एरर। मैंने अभी आपको बताया ये आपकी पॉपुलेशन है, इसमें से आपने एक रैंडमली नंबर ऑफ यूनिट्स को सिलेक्ट किया और वो आपकी यूनिट्स हैं, वो आपके ग्रुप को, आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द ग्रुप। अगर वो ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हैं तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि वहां पर हमारे पास एक सैंपलिंग एरर आ चुका है। Then we know that there is some sort of sampling error, क्योंकि वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वो हमारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्लियर है? सिंपल। देखो, इन अ सैंपल सर्वे, जब बोलते हैं कि हम एक सैंपल सर्वे करते हैं, only a small portion of population is studied, it result to bound the differ from census and does have a certain amount of error। अगर मैंने 100 में से 100 यूनिट्स को सिलेक्ट कर लिया तो एरर का कोई चांस हो सकता है या नहीं? बताइए। अगर मैंने 100 में से 100 यूनिट्स को सिलेक्ट कर दिया तो क्या एरर का कोई चांस होगा? नहीं भाई, सारी की सारी यूनिट्स को सिलेक्ट कर दी, फिर एरर कहाँ से आ जाएगा? तो एरर का चांस वहां पर हो गया जहां पर सारी यूनिट्स को सिलेक्ट ना करके आपने कोई रिप्रेजेंटेटिव यूनिट को आपने क्या कर दिया? सिलेक्ट कर लिया। एक ऐसी यूनिट जो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है ना? द एरर इज एट्रीब्यूटेड टू फ्लक्चुएशंस ऑफ सैंपलिंग इज कॉल्ड सैंपलिंग एरर। तो जो सैंपल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसको सैंपलिंग एरर बोला गया है। सैंपलिंग एरर इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ओनली अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन हैज बीन study to estimate the population and draw inference about the population। अब ये होता क्यों है? कोई बताएगा कि सैंपलिंग एरर होता क्यों है? बताओ। चलो पहले आप बताओ, फिर मैं समझाता हूँ क्यों सैंपलिंग एरर है वो हमारे सामने आ जाता है। हाँ, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हर बार आप जो सैंपल निकालोगे भाई वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा होता। बहुत केसेस, बहुत सारे सिनेरियो ऐसे भी हो जाते हैं जब वो आपकी पॉपुलेशन को किसी तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा होता। तो अगर वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है तो ऑब्वियसली बात एरर हो जाएगा। अच्छा, अगर सैंपलिंग का एरर है तो क्या कोई तरीका है कि हम सैंपलिंग के एरर्स को कम कर सकें? नंबर इंक्रीज करो। बताओ, क्या अपन के पास कोई ऐसा तरीका है जिससे हम सैंपलिंग के एरर को कम कर सकते हैं? यस, क्या करेंगे सर? सैंपल के साइज को इंक्रीज कर देंगे। सैंपल के साइज को इंक्रीज कर देंगे। We will increase the sample size. Simple. So, thus sampling error is present only in the sample survey and is completely absent in the census method. तो census में तो है नहीं। Sample survey are methodological that focus on selecting, तो ये वही चीज बताई जा रही है। The basic idea behind, तो इसमें कुछ खास नहीं, तो वही चीजों को घूम घूम के बताया हुआ। अब रीजंस क्या हो सकते हैं जब हम पॉपुलेशन में से सैंपल निकालते हैं और हमारे सामने एक सैंपल एरर आ जाता है? क्या प्रॉब्लम है वो आ सकती है। एरर ड्यू टू बायस इन एस्टिमेशन मेथड। सैंपलिंग मेथड कंसिस्ट इन estimating the parameter of population by approximation statistics compared from the inappropriate choice of estimation technique might introduce error। estimate नहीं कर पा रहे हो आप, समझ रहे हो ना?
एस्टिमेट का मतलब है कि आप 10,000 की पॉपुलेशन को 10 लोगों से एस्टिमेट लगाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब सैंपल साइज ही आप लोगों का, समझ रहे हो ना, इनएडिक्वेट है। क्या है बेटा? जो सैंपल का साइज है वही इनएडिक्वेट है। क्या हो गया आपका? सैंपल का साइज ही क्या हो गया? इनएडिक्वेट हो गया। तो अगर सैंपल का साइज ही इनएडिक्वेट हो गया, इफ द साइज ऑफ सैंपल इज इनएडिक्वेट है, तो वो तो कहीं डिफाइन ही नहीं करेगा आपकी पॉपुलेशन को। 10,000 लोगों को 10 लोगों के बेसिस पे कैसे बता सकते हो, है ना? 10,000 लोगों को 10 के 100 पे तो चलो फिर भी मान लिया कि 10% है, ये तो 1% है ना? ये तो पॉपुलेशन का सिर्फ 1% है ना, तो ये कैसे ही आपको सही रिजल्ट है वो दे सकते। देन फॉल्टी डिमेक्रेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स, इसका मतलब क्या हुआ? बायसेस ड्यू टू डिफेक्टिव demarcations of sampling units is particularly significant in areas survey such as agriculture experiment in the field of crop cutting. In such survey, while dealing with borderline cases, it depends more or less on the discretion of the investigator whether to include them on a sample or not. अब इसमें क्या होता है, कई बार एक्सट्रीम वैल्यूज हो जाती हैं। सैम्पलिंग यूनिट, कई बार क्या होता है आपके सामने 10 यूनिट्स होती हैं, तो कई बार क्या किया जाता है, वो जो आउटलायर वाले पॉइंट्स हो जाते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा इस साइड पर इस साइड पे, अब उनको इंक्लूड करें या ना करें, बहुत सारे वैल्यूज एक ही जैसी रखती हैं, बहुत सारे, मतलब समझ रहे हो ना, आपको कौन सी यूनिट को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे यहाँ पर सैंपल साइज से था, अब यहाँ पर सैंपल यूनिट है कि कौन सी सैंपल यूनिट को सिलेक्ट करें और कौन सी को छोड़ें। अब जिसको सिलेक्ट करनी था वो छोड़ दी, जिसको सिलेक्ट नहीं करना था उसको ले लिया, तो अपने आप ही क्या हो जाएगी, एक प्रॉब्लम आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी आपके पास। सो दैट इज आल्सो एन एरर। देन वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, सैम्पलिंग एरर आल्सो डिपेंड्स अपॉन वेरिएबिलिटी ऑफ हेटेरोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन टू बी सैंपल्ड। अगर तो पॉपुलेशन एक ही जैसी है, होमो है ना, अगर पॉपुलेशन होमो है तो उसमें कोई दिक्कत होगी? डिमार्केशन का मतलब होता है बेटा बॉर्डर लाइन, समझ रहे हो ना, जो दो चीजों को अलग अलग करती है, समझ रहे हो ना। जैसे इंडिया और बॉर्डर, जो एलओसी हमारी वो एक डिमार्केशन है, समझ आया, तो उसको बोलते हैं। तो अगर पॉपुलेशन होमो है ना, होमो है, तो होमो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताता हूँ सेंसस, एक सेकंड, एक ही जैसे लोग हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन हेटेरो है तो आपके पास कोई बंदे का फीचर आ गया, किसी का नहीं आया, फिर किसी का आ गया, किसी का नहीं आया, ऐसा है। सेंसस का मतलब होता है बेटा, इधर 10,000 लोग थे तो 10, जनगणना बोल देते हो आप जिसको, जनगणना मतलब 100 लोग हैं तो आप 100 के 100 की स्टडी कर रहे हो, 100 लोग हैं तो आप 100 के 100 लोगों की स्टडी कर रहे हो, ताकि आप लोगों के पास 100% रिजल्ट आए। आपके पास जो रिजल्ट है वो 100% आए। फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ द सैंपल, अब इसका मतलब क्या हुआ? कई बार आप रैंडम की जगह पर नॉन रैंडम सैंपलिंग भी यूज करते हो या नहीं करते हो? कन्वीनियंस सैंपलिंग बोल सकते हो आप, जजमेंटल सैंपलिंग बोल सकते हो, बोल देते हो ना। Some of the biases is introduced by the use of defective sampling technique for the selection of sampling. For example, purposive or judgmental sampling, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, in which the investigator deliberately selects a representative sample to obtain certain result. तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से इस बंदे को सिलेक्ट करेंगे, इस बंदे को सिलेक्ट नहीं किया। The bias can be overcome by strictly adhering to the simple random sampling. इस तरीके के एरर्स को कैसे कम किया जा सकता है? जब आप पॉपुलेशन को क्या कर रहे हो, रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो। कैसे? जब आप पॉपुलेशन को रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो। समझ आ गया? जब पॉपुलेशन को रैंडमली, पुअर सैंपलिंग मेथड, यस, पुअर फॉल्टी मतलब आपने सैंपल ही गलत सिलेक्ट कर लिया ना। तो देखो मैंने फिर से वही बात बोल रहा हूँ, जहां पर एरर का रीजन सैंपल है, समझ आया? जहां पर एरर होने का रीजन कौन है?
सैंपल है, सैंपल की वजह से हर तरीके का एरर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, उसको आप क्या बोल दोगे? उसको आप रैंडम सैंपलिंग एरर का नाम दे दो। क्लियर है? किसी को इस बात में कोई दिक्कत? इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अरे बोलो। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? बोलो। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ? If difficulties arise in enumerating a particular sampling unit included in the random sampling, the investigator usually substitute a convenient member of population. This obviously leads to some biases since the characteristics possessed by substitute will differ from a. कई बार क्या होता है ना, एक सैंपल जो निकालिए ना, उसमें से एक आधी यूनिट होती है जो उसमें आपके सैंपल में फिट नहीं हो रही होती, तो उसको आप बाहर निकाल देते हो, उसकी जगह पर किसी दूसरे को ले आते हो। जैसे समझ लो ना 11 प्लेयर हैं, उसमें से एक प्लेयर सपोज करो जख्मी हो गया, तो 12वां प्लेयर उसको ले आए। अब वो 12वां इस वजह से हो सकता है वो उतना अच्छा नहीं खेल रहा हो, तो उसका असर पूरे टीम की परफॉर्मेंस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो ये वही है कि किसी भी रीजन की वजह से आपने उस सैंपल को एक बार तो सिलेक्ट कर लिया, लेकिन बाद में आपको ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार ये तो भाई सही नहीं है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, इसका कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाए। तो जब उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा जाएगा, तो वहां पर जाके हमें पता चलेगा कि इसमें तो भैया एक बड़ा एरर आ गया है, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसमें क्या आ गया है? इसमें एरर आ गया है, इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इसके अंदर हमारे पास एक एरर आ गया है, इसके अंदर हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। छोटा आलू नहीं डालते बेटा, वो खराब आलू डालते हैं। वही चीज है, छोटा थोड़ी डालते हैं, खराब आलू डाल देते हैं। और कभी आप ये भी देखना, जब आप सब्जी खरीद रहे हो, दाल मतलब सब्जी कुछ फ्रूट खरीदते हो, तो वो ना उसको सिंगल नॉट नहीं मारते कभी भी, उसको सामने आपके डबल नॉट मार देते हैं। डबल नॉट होने की वजह से आप फिर इतनी हिम्मत करते ही नहीं कि मैं इसको खोल के देख लूं। सिंगल नॉट नहीं मारते ये, देखना। आपने उसको तोल लिया, आपके आलू गोभी जो भी आपने पूरा ले लिया, फटाफट से उसको डबल नॉट मार के रख देंगे। अब आ गया नॉन सैंपलिंग एरर। अब नॉन सैंपलिंग एरर कौन से हो गए बेटा? चलो मैं इसको ही दिखा देता हूं। ये देखो, ट्रू वैल्यू और रिटेन्ड वैल्यू, मतलब जो वैल्यू एक्चुअली में आनी चाहिए थी और जो आपने फाइंड आउट किया एरर। देखो सैंपलिंग एरर, बिकॉज अ सैंपल इज नॉट होल पॉपुलेशन, ठीक है, सीधा लिखा हुआ है कि जो आपका सैंपल है वो आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। नॉन सैंपलिंग में क्वेश्चन और मेजरमेंट बिहेवियर है, ठीक है, ये पुअर सैंपलिंग मेथड इसका ही पार्ट बनेगा अगर सैंपलिंग से रिलेटेड है। इधर वाले ये, इसमें मैं बताता हूँ कि कौन से नॉन रैंडम का पार्ट बनते हैं। पहले नॉन सैंपल का पार्ट बनो। देखो, नॉन सैंपल एरर्स आर नॉट एट्रीब्यूटेड टू चांस, कि ये चांस की वजह से नहीं होते, एंड आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सर्टेन फैक्टर विच आर विद इन ह्यूमन कंट्रोल। तो ये वो होते हैं जो कंट्रोलेबल सिचुएशंस की वजह से अराइज हो जाते हैं। समझ आया? किसकी वजह से अराइज हो जाते हैं? जो कंट्रोलेबल सिचुएशन की वजह से अराइज हो जाते हैं, मतलब आपके और मेरे कंट्रोल में है चीजें और उसकी वजह से एक एरर अराइज हो गया। यस और नो? कंट्रोलेबल सिचुएशंस की वजह से। जैसे रिस्पांस है, अब कोई किसी बंदे से रिस्पांस लेना आपके कंट्रोल में तो है, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तो रिस्पांस एरर है। या किसी ने, जैसे आप रिसर्चर एरर हो गया ना, रिसर्चर एरर है, रिसर्चर से सही तरीके से रिसर्च नहीं हो रही, तो इसका सैंपल के साथ तो कोई लेना देना नहीं है। बताओ, कहीं ना कहीं ये आ जाते हैं ह्यूमन एरर्स, इंसानी गलतियां। मेरा वाइटनर है क्या तुम्हारे पास? ये क्या आ जाते हैं? ये है ह्यूमन एरर्स। इसको क्या बोलते हैं? इंसानी गलतियां, जो कि राजेश हमेशा करता है। इंसानी गलतियां बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? इंसानी गलतियां बोल देते हैं।
In other words, they are due to certain causes which can be traced or may arise at any stage of inquiry, planning and execution of survey, processing and analysis of data. अब देखो जो सैम्पलिंग एरर है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आएंगे, जहां पर आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो। यस और नो? सैम्पलिंग एरर हमेशा कहाँ पे अराइज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहां पर जहां पर आप लोग क्या कर रहे हो, आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो। सिर्फ वहां पर आएंगे बेटा जहां पर आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट सिलेक्टिंग द सैंपल, आप सिर्फ और सिर्फ सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, वहां पर आप लोगों को ये एरर है वो देखने को मिलता है। नॉन सैंपलिंग एरर आर प्रेजेंट बोथ इन सेंसस एज वेल एज सैंपल। और नॉन सैंपल का तो देखो इंसान गलती कर रहा है तो वो तो सर्वे में भी कर सकता है, बोलो समझ रहे हो ना? ये तो ह्यूमन एरर्स हैं, ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से एरर हो रहा है। तो अगर ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से एरर होता है तो ये तो बेटा अपना उधर भी हो सकता है, जब आप एक सारे लोगों को ही आपने सिलेक्ट कर लिया, जहां पर आप लोगों ने क्या कर लिया, आपने सारे लोगों को ही सिलेक्ट कर लिया, वहां पर भी इस तरीके का एरर है वो आप लोगों को क्या हो सकता है, देखने को मिल सकता है। Non-sampling error will be large magnitude of census than a survey because they increase the number of units to be examined and enough. अब इसमें एक और चीज है, थोड़ी देर पहले अपन पढ़ा सैंपल एरर, और वहां पर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सैम्पलिंग एरर होते हैं उसको रिड्यूस किया जा सकता है किसी तरीके से, बताओ उसको रिड्यूस किया जा सकता है? यस सर, बिल्कुल रिड्यूस किया जा सकता है। सैम्पलिंग एरर्स को रिड्यूस किया जा सकता है क्या करके? सर सैंपल के साइज को बढ़ा दो, सैंपल के साइज को बढ़ा दो तो सैम्पलिंग एरर्स अपने आप क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। सैम्पलिंग एरर को सॉरी सैंपल के साइज को बढ़ा दो तो, लेकिन इसमें कोई चांस ही नहीं है कि आप किसी भी तरीके से सैंपल नॉन सैंपलिंग एरर को क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा कहां पर सैंपल एरर हो रहा है, समझ रहे हो ना? इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ ऑल सोर्स ऑफ नॉन सैंपल। आपको खुद आपके सामने एरर आ गया लेकिन आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये एरर एक्चुअली में आया कहां से है, समझ रहे हो ना? आपको इतना तो पता चल गया कि भैया मेरे सामने एक एरर आ गया है, मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन वो प्रॉब्लम आई कहां से है, वो एरर अराइज कहां से हुआ है, ये मुझे नहीं पता चल रहा। अगर मुझे ये पता चल जाए कि वो प्रॉब्लम कहां से आई है तो मैं तब तो आइडेंटिफाई कर पाऊंगा ना कि अच्छा यार ये वाली प्रॉब्लम यहाँ से आई है, ये वाली जो प्रॉब्लम है ना ये यहाँ से आई है, अगर मेरे को इतना पता चल जाए। लेकिन अगर मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि ये प्रॉब्लम आई कहां से, अननोन सोर्स से आई हुई है, तो आप उसको कैसे ही फाइंड आउट कर लो। A non-sampling error is a term used in statistics that refers to an error that occurs during today। अब ये किसी भी टाइम पे हो सकता है, डेटा कलेक्शन ट्रू वैल्यू से अलग हो जाता है। तो अब इसमें देखो ये हो गया एरर ऑफ पुअर सैम्पलिंग डिजाइन। अच्छा ये जो है ना, जो आप बोले थे ना, यहाँ पर सैम्पलिंग मेथड नहीं होगा, सैम्पलिंग डिजाइन होगा, क्योंकि आप यहाँ पर ध्यान से समझना दोनों में फर्क है। सैंपल डिजाइन सैंपल सिलेक्ट करने से पहले बनता है, यस और नो? मतलब सैंपल का जो डिजाइन है वो तो उसकी प्रॉब्लम है, तो वो सैंपल और नॉन सैंपल दोनों तरीके के एरर पे आ जाएगी। एक तो जो सैंपल बनाते हुए या सैंपल डिजाइन बनाते हुए एरर आया, ये नॉन सैंपल आ गया, और इसके बाद जब इसको यूज किया सैंपल सिलेक्ट करते हुए जो एरर आ गया वो किस में चला जाएगा, वो सैंपलिंग एरर में चला जाएगा। समझ रहे हो ना? वो कहां पर चला जाएगा, वो सैंपलिंग एरर में चला जाएगा। तो जब प्रैक्टिकली आप सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हो, प्रैक्टिकली सैंपल के साथ आपका जो छेड़छाड़ शुरू की है प्रैक्टिकली, तो वहां पर वो सैंपल एरर हो जाएगा, उससे आगे पीछे की चीजें नॉन सैंपलिंग आ जाएगा। अंडर एंड ओवर कवरेज, मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन, प्रोसेसिंग एरर, रिस्पोंडेंट रिलेटेड एरर, एरर ऑफ रिसर्चर और मेजरिंग एरर्स। कैसे कैसे हो सकता है देखो, नॉन रिस्पॉन्स एरर और इनकम्प्लीट रिस्पॉन्स। कई बार क्या होता है कि आपने बहुत सारे लोगों को अपना क्वेश्चनर दे दिया ना, बहुत सारे लोगों को आपने क्या कर दिया, अपना क्वेश्चनर दे दिया, तो उसमें लोगों ने कुछ ने रिस्पॉन्स दे दिया, कुछ ने नहीं दिया, कुछ रिस्पोंडेंट थे, कुछ ने रिफ्यूज कर दिया, कुछ ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। तो देते हैं ना, अगर आपके पास भी आ जाए, आपको पता अच्छा इसके अंदर 50 क्वेश्चन है, तो आप कभी बैठोगे ढंग से, आंखें बंद करके ABCD करके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके डाल दोगे?
किसके पास इतना टाइम है भाई कि सही तरीके से डेटा दे उसमें, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी थोड़ी है आपकी अकाउंटेबिलिटी थोड़ी है कोई, कुछ वो तुम्हें क्या थोड़ी देगा कि तुमने गलत भरा है। भाई मेरी मर्जी है, तूने मेरे को दिया, मैं जो मर्जी लगाऊं, चाहे मैं सब पे लगा दूं। तो ये जो एरर आ जाते हैं इसको आप रिस्पॉन्स एरर बोल देते हो कि जो रिस्पॉन्स चाहिए था वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, सामने वाले ने जो रिस्पॉन्स, जिस रिस्पॉन्स की आप उम्मीद कर रहे थे, जिस रिस्पॉन्स की आप कामना कर रहे थे, वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। देन आता है इम्प्रॉपर कवरेज। If the objective of survey are not precisely stated in the clear-cut terms, it may include the certain units which are to be excluded और improper coverage का मतलब हुआ जिसको आप coverage error बोल देते हो। बेटा ये errors के नाम भी हैं और reasons भी हैं। coverage error पहले तो ये था कि इतनी आपकी टेरिटरी है, आपने इतना कवर कर लिया तो दिक्कत हो गया। अगर आपकी इतनी टेरिटरी थी, आपने इतना ही कवर किया तो भी एरर हो जाएगा ना, समझ रहे हो ना। इम्प्रॉपर कवरेज का मतलब क्या हुआ कि जितना आपको, जितनी आपकी टेरिटरी थी, जितना आपको कवर करना चाहिए था, या तो उससे ज्यादा कवर कर लिया या उससे कम कवर कर लिया, दोनों ही जगह पे प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आता है कंपाइलिंग एरर। कंपाइलिंग एरर का मतलब होता है जब आप डेटा की एंट्रीज डालते हो, समझ रहे हो ना। कंपाइल करना, इकट्ठा करना, जो सारा डेटा आप कलेक्ट करके अब उसको इसको चार्ट की फॉर्म में डालोगे ना, कंपाइलेशन, समझ रहे हो ना। एंड में जो होता है कि अच्छा यार यहाँ से भी आ गया, यहाँ से भी, तो उसको एक जो फुल फ्लेज लास्ट जो मास्टर समरी बनाती हो आप, वहां पर भी आपको एरर हो सकता है। रॉन्ग कैलकुलेशंस और एंट्रीज मेड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग और एनालिसिस ऑफ डेटा, तो समेशन के टाइम पर जो आपके सामने प्रॉब्लम आती है। और कई बार आता है पब्लिकेशन एरर, टेबल का नंबर गलत लिख दिया है ना, 0 को 8 लिख दिया, 8 को 80 लिख दिया, 08 को 80 लिख दिया, समझ रहे हो ना। तो ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं, टेबल की मिस्टेक्स हो सकती हैं, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम या पब्लिकेशन के जो एरर्स हो सकते हैं, उसको आप क्या बोल देते हो, दैट इज व्हाट वी कॉल पब्लिकेशन एरर। इस तरीके के एरर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, इस तरीके के एरर्स को जो नाम दिया जाता है दैट इज व्हाट वी कॉल पब्लिकेशन एरर। समझ आ गया। इसको क्या नाम दे दिया जाता है बेटा, पब्लिकेशन एरर का नाम दे दिया जाता है, वी कॉल दैम पब्लिकेशन एरर। समझ आया। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर किस वजह से होगा, देखो सारी चीजें जो सैंपल के अलावा है। फेलियर ऑफ रिस्पोंडेंट्स मेमोरी टू रिकॉल द इवेंट्स ऑन हैपनिंग ऑन द पास्ट। जो रिस्पोंडेंट है उसके एंड से कोई प्रॉब्लम है, उसको पास्ट की चीजें याद है या नहीं है, अभी अभी उसका ब्रेकअप हुआ है तो उसका अपना नाम तक याद नहीं है, तो पास्ट की चीजें कहाँ से याद होंगी। इफेक्टिव मेथड ऑफ इंटरव्यू और आस्किंग क्वेश्चन। आप किसी से जो सवाल पूछ रहे हो वही गलत है, या इंटरव्यू लेने वाले को इंटरव्यू लेना ही नहीं आता, तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। लैक ऑफ ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर एंड लैक ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ। जो हमारे पास स्टाफ है वही इतना ट्रेंड नहीं है, हमारे स्टाफ के अंदर वो स्किल्स ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये वाली जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस करना पड़ रहा है। Exaggerated or wrong answer to the questions which appeal to the pride or prestige of self interest। कई बार आप बंदे से कुछ इस तरीके का सवाल पूछ लेते हो, बंदे को गुस्सा आ जाता है। वैक्यू एंड इम्परफेक्ट क्वेश्चनर, क्वेश्चनर में दिक्कत है। टाइप ऑफ डेटा, पर्सनल बायसेस, फॉल्टी प्लानिंग। समझ रहे हो, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखा होगा आप लोगों ने, वो मालामाल वीकली का सीन है वो, है? जो वो क्वेश्चन पूछता जाके पहले कि आपकी शादी हुई है, बोलता नहीं, तो फिर बोलता आपके कितने बच्चे हैं, तो वो मारती है। दूसरी जगह पर वो पूछ लेता है कि आपके कितने बच्चे हैं, वो बोलती है 2 बच्चे हैं, फिर वो पूछता है तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। तो अगर इस तरीके के सवाल इस तरीके के सवाल सर आप ब्रेकअप भूलने दो तो खुद का नाम याद आए। अच्छा, दिल जले, दिल क्या होता है, दिल जले आशिक भी हैं क्लास में, है ना। ये ब्रेकअप के सताए हुए, है ना। क्या ही बनेगा, किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो दुनिया में, बताओ। भगवान का नाम लो, मोह माया से बाहर आओ, बहुत कुछ है और भी जिंदगी में करने के। क्लियर है बेटा। तो ये कोई फॉल्टी प्लानिंग हो गया या पर्सनल बायसेस हो गया, मतलब सैंपलिंग के अलावा बेटा जो कुछ भी है भैया वो सब नॉन सैंपलिंग का पार्ट है। सिंपल, घुमा फिरा के बात नहीं करनी। सैंपलिंग के अलावा जो कुछ भी हो रहा है वो किस में आ रहा है, वो नॉन सैंपलिंग में आ रहा है।
नॉन सैम्पलिंग में आ रहा है। ये बी प्राक कितना चिल्लाता क्यों है? मतलब क्या इसके इसके पेंट में चूहा घुस जाता है क्या जब ये गाता है? इतना जोर कौन लगाता है भाई? इतना मतलब क्या तेरे को कोई तकलीफ है, तू कोई तेरे को दर्द हो रहा है, तू डॉक्टर के पास चला जा, कोई गोली खा ले यार, कोई पेन किलर खा ले। इतनी तकलीफ में क्यों गाता है? तो मतलब है ना, कोई तकलीफ है तेरा पेट दुख रहा है, तेरा कोई प्रॉब्लम है, तो जाके पहले डॉक्टर के पास चला जाना, उसके बाद गा लेना। नॉर्मल सा गाना भी होता है ना जिसको बड़े आराम से, इतनी ओवर एक्टिंग करता है ना, मतलब मैं हैरान हो जाता हूँ यार। मतलब अगर इसके कोई चिल सॉन्ग भी गवा दिया जाए ना, इससे कोई पॉप रॉक म्यूजिक वाला भी, उसमें भी लोगों को रुला देगा ये, तो है ना। मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि सिंगर तो और भी हैं यार बॉलीवुड में, इतनी तकलीफ में क्यों गाते हो भाई? अभी पहले रेस्ट ले लो, थोड़ा सा तबीयत ठीक कर लो, उसके बाद गा लेना। इतनी भी क्या आग लगी हुई है? उसके बाद ये एक चार्ट है इन दोनों का डिफरेंस। सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर इज अ टाइप ऑफ एरर due to the sample selector does not perfectly represent the population of interest। मतलब जब आपका पॉपुलेशन जो है उसका सैंपल निकाला है, लेकिन वो पॉपुलेशन को किसी तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, वो आपकी पॉपुलेशन को किसी तरीके से रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा, तो उसको क्या बोल दोगे? दैट इज व्हाट वी कॉल पॉपुलेशन सैंपलिंग एरर। एन एरर ड्यू टू सोर्स अदर देन द सैंपलिंग, लिखा हुआ ना, सोर्स अदर देन द सैंपलिंग। भाई सैंपलिंग के अलावा, है ना, सैंपलिंग के अलावा और किसी भी तरीके का अगर एरर आता है तो उसको नॉन सैंपलिंग एरर में कंसीडर किया जाता है। डेविएशंस बिटवीन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। देखो यही पॉइंट आया कि जो आपकी पॉपुलेशन का मीन है और जो आपका सैंपल का मीन है उसमें एक गैप है, और यहाँ पर डेफिशिएंसी और एनालिसिस ऑफ डेटा, जो डेटा का एनालिसिस कर रहे थे उसमें आपको एक दिक्कत आ रही है। टाइप है ये रैंडम होता है, क्योंकि पॉपुलेशन में सैंपल रैंडमली सिलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर रैंडम भी हो सकता है अगर मतलब सैंपलिंग डिजाइन की बात हो रही है, और नॉन रैंडम हो सकता है रिस्पोंडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सैंपलिंग एरर सिर्फ तब आएगा अगर सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो, लेकिन नॉन रैंडम सैंपलिंग और नॉन सैंपलिंग सेंसस दोनों में आ जाता है। ये सेंसस में तो नहीं आता ना, सैंपलिंग एरर सेंसस में तो नहीं आएगा, बोलो ये सेंसस में आ सकता है क्या? ये सेंसस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सेंसस में तो सैंपल का कोई सीन ही नहीं होता, लेकिन इधर आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। पॉसिबिलिटी ऑफ एरर रिड्यूस विद द इंक्रीज इन सैंपल साइज। ये आ गया पॉइंट कि जो एरर है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। वी कैन रिड्यूस द एरर बाय इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। हम सैंपल साइज को बढ़ा के सैंपल एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। और यहाँ पर इट हैज नथिंग टू डू विद सैंपल साइज। जैसे कॉज स्मॉल अनडाइवर्स पॉपुलेशन सोल्यूशन बिगर स्टडी मैकेनिज्म, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए कोई भी आपका XYZ तरीके का, क्योंकि इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर चला गया। इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ रिसर्चर, रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज रिसर्चर के कंट्रोल में ही नहीं है उसको रिसर्चर कैसे ही सही कर सकता है? उसको रिसर्चर किसी भी तरीके से सही नहीं कर सकता, उसको रिसर्चर सही नहीं कर सकता, उसको वो सेट नहीं कर सकता। बोलिए, किसी को इस बात में कोई तकलीफ, किसी को इसमें कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक हो जाता है। इसके बाद
सिक्यूनेस और कुर्टोसिस, छोटा सा टॉपिक है, इतना सा प्यारा सा टॉपिक है। इसको ना मेजर्स ऑफ शेप भी बोला जाता है, ठीक है? क्या बोला जाता है इसको? मेजर्स ऑफ शेप भी बोला जाता है। सिक्यूनेस का मतलब होता है लैक ऑफ सिमेट्री। टाइप्स ऑफ सैंपल पेपर 1 में हो गया बेटा, रिसर्च की क्लास में, उधर पढ़ लो। लैक ऑफ सिमेट्री मतलब नॉर्मल, जो नॉर्मल आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होती है, वो कुछ ऐसी होती है जिसमें दोनों साइड्स क्या होती हैं, मोस्टली बराबर होती हैं, मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन असल में बेल शेप होती है। लेकिन अगर ये जो शेप है वो एक साइड से तो सही रहे लेकिन दूसरी साइड से ऐसी हो जाए, या फिर ये वाली साइड से सही हो जाए और इस वाली साइड से ऐसी हो जाए, तो इसको क्या बोला जाता है? दैट इज लैक ऑफ सिमेट्री। इसको क्या नाम दे दिया जाता है बेटा? लैक ऑफ सिमेट्री। कि भाई सिमेट्री नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देयर इज नो सिमेट्री एट ऑल। तो इस वजह से यहाँ पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। जो शेप है वो एकदम से क्या है? बेकार है। जो शेप है वो सही नहीं है, जो शेप है वो सही नहीं है, ठीक है? तो पढ़ते हैं सिक्यूनेस को। सिक्यूनेस का लिटरल मीनिंग होता है लैक ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री समझ रहे हो ना? इक्वल होना, मीन मीडियन मोड का बराबर होना। तो बोल देते हैं कि भाई अब बराबर नहीं है। वी स्टडी सिक्यूनेस टू हैव एन आइडिया अबाउट द शेप ऑफ द कर्व। बताया था ना, इधर लिखा मैंने मेजर्स ऑफ शेप। तो इससे आप लोगों को जो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, जो आपकी तस्वीर है, उस तस्वीर की शेप कैसी होगी ये निर्धारित करता है। उसकी जो शेप है वो कैसी होगी वो इसके द्वारा क्या की जाती है? निर्धारित की जाती है। जो इसकी शेप है वो इसके द्वारा निर्धारित की जाती है। It helps to determine the nature and extent to concentration of observation toward a higher or lower value of the variable। जैसे अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखते हो, ये वाला जो है ना बीच वाला, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोल देते हो। मतलब इसमें जितना एरिया इधर की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ है, जितना एरिया लेफ्ट साइड की तरफ है उतना ही एरिया राइट साइड की तरफ भी है। यस और नो? जितना एरिया लेफ्ट साइड की तरफ है उतना ही एरिया राइट साइड की तरफ भी है। तो ये बराबर है, इस वजह से इसको सिमेट्रिकल है। असिमेट्री क्या हो जाएगा? देखो इधर लेफ्ट की तरफ देखो, जब आपकी शेप लेफ्ट की तरफ झुक जाए तो उसको नेगेटिव बोल देते हैं। तो उसमें जो मोड होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, मीडियन हमेशा बीच में रहता है, और सबसे छोटा क्या हो जाता है? मीन हो जाता है। मीडियन हमेशा दोनों के बीच में रहेगा, याद रखिएगा। और अगर ये राइट की तरफ झुकी हुई है, राइट की तरफ झुकी हुई है तो इसको पॉजिटिव बोल देते हैं। इस केस में जो मीन होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है, मीडियन बीच में आ जाता है, और मोड है वो सबसे छोटा हो जाता है। जेड लिख सकते हो आप, मोड को अगर आप जेड लिखना चाहो, आपकी इच्छा, जेड लिखना। समझ आ गया? तो अगर राइट की तरफ झुका हुआ है तो मीन सबसे बड़ा, और लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है तो मोड सबसे बड़ा। इन अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज यूनिमोडल। यूनिमोडल का मतलब जहां पर ओनली वन मोड होगा, जहां पर सिर्फ एक ही मोड होगा, जिसको सिंगल मोड बोल दिया जाएगा। देयर विल बी ओनली सिंगल मोड। इफ द फ्रीक्वेंसी कर्व और हिस्टोग्राम इज फोल्डेड अबाउट द ऑर्डिनेट एट द सीन,
तो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, समझ रहे हो ना? अगर इसको बीच में से काट के ऐसे एक दूसरे, मतलब ये ऐसे बनी हुई है ना, अब ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे है, तो अगर ऐसे रख दोगे तो एकदम से परफेक्टली एक दूसरे पे क्या कर देंगे, ये मैच हो जाएंगे, मतलब इनका एक ओवरलैप कर देंगे एक दूसरे। लेकिन अगर ये ओवरलैप नहीं करती हैं, राइट की तरफ ज्यादा बढ़ जाती है, लेफ्ट की तरफ ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब किसी भी साइड पे बढ़ जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, फिर उसको आप लैक ऑफ सिमेट्री बोल दोगे, आप बोलोगे कि भैया इधर तो अब दिक्कत हो गई। एक सेकंड, दिक्कत हो गई है, ये बोला जाता है। अब एक देखो, अब ये ना एकदम से बेवकूफों वाले पॉइंट लिखे हुए हैं। आपको सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स पता हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के रूल्स पता है, तो उन रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, उन रूल्स की एक्सेप्शंस को सिक्योर बना, मतलब एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिक्योरनेस कब होगी, जब या तो उसकी एक साइड राइट की तरफ झुकी होगी या एक साइड लेफ्ट की तरफ झुकी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साइडें बराबर नहीं है। अब तो सिंपल, पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि भाई या तो वो राइट की तरफ झुक जाएगी तो भी उसको बोल देंगे सिक्योरनेस आ गई है, या फिर लेफ्ट की तरफ झुक जाएगी उसको भी बोल देंगे कि यहां पर भी सिक्योरनेस आ गई है। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बोलो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है कि राइट की तरफ झुक गई है और लेफ्ट की तरफ झुक गई है। और अगर मीडियन मोड आपस में बराबर नहीं है, तो वही मतलब हुआ कि एक साइड को राइट को झुका हुआ है या लेफ्ट को झुका हुआ है, तो भी बराबर नहीं है। और जो मीडियन है Q2 है, वो Q1 और Q3 से इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है, ये हमने पढ़ा था। Q1, Q2 और Q3। Q2 क्या होता है, मीडियन होता है, और ये Q3 मतलब अपर कटाइल और Q1 मतलब लोअर कटाइल से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। तो ऑब्वियसली बात है, जब हमारी शेप ही नॉर्मल नहीं है तो फिर वो इक्वल डिस्टेंस पे कहां से आ जाएगा, जब शेप ही इक्वल नहीं है, व्हेन शेप इज नॉट इक्वल, जब शेप ही इक्वल नहीं है तो वो कैसे ही मैच कर सकता है, हाउ इट वुड बी मैचिंग। और देन आ जाता है बेल शेप हो गया, मतलब एक साइड को ज्यादा झुकी हुई है, या तो उसकी टांग है वो राइट साइड की तरफ झुकी हुई है या लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हुई है। अब मेरे को एक बात बताओ, इन तीनों पॉइंट्स को पढ़ के, चारों पॉइंट्स को पढ़ के, कि इन चारों को अलग अलग लिखने का कोई मतलब है? चारों को मीनिंग तो एक ही निकल रहा है, घूम फिर के अगर आप देखोगे तो इन चारों का एक ही मीनिंग निकल रहा है कि भाई बेल कर्व शेप नहीं है, जो शेप है वो घंटी की फॉर्म में नहीं बनी हुई, तो घंटी की फॉर्म में ना बने होने की वजह से इधर आपको दिक्कत होती है। सिंपल। अब देखो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा हो जाएगा, जहां पर तीनों मीन मीडियन मोड बराबर है ना, पहले शेप बन रही है परफेक्ट, घंटी बन रही है, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों आपस में इक्वल है, जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड के इक्वल है, तो मीन किसके बराबर है, मीडियन के, मीडियन किसके बराबर है, मोड के, तीनों आपस में क्या है बेटा, इक्वल है, मीन मीडियन मोड ऑल आर इक्वल टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के इक्वल है। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बोलो नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। So a series is said to be symmetrical when it has same shape on both the sides of center, जिसकी दोनों साइड ऑफ सेंटर पे सेम शेप बनती है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, जहां पर ये वाली शेप इस साइड की तो सही बन रही है लेकिन इस साइड को झुक गए, तो बड़ा क्या हो जाएगा सबसे, मोड, बीच में मीडियन बेचारा दोनों के बीच में रहेगा, और उससे छोटा क्या हो जाएगा, मीन।
हाँ हाँ, वही इसी को एनडीसी कर्व बोलते हैं ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यही है, यही इसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ही चल रही है, और क्या चल रहा है, दिस इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसी को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोला जाता है। देन आता पॉजिटिवली, पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, इसके ऑपोजिट हो जाएगा, ये राइट साइड की तरफ ज्यादा झुक जाएगी, तो राइट की केस में मीन सबसे बड़ा हो जाएगा, मतलब एवरेज, मीडियन सबसे उससे छोटा हो जाएगा, और मोड उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ये जो सिमेट्रिकल है ना, इसी को एनडीसी भी कर बोल देते हैं, एनडीसी मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्या बोल देते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, एनडीसी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसी को बोल देते हैं एनडीसी। अब मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। मेजर्स ऑफ सिक्योरनेस, अच्छा ये हमारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले हैं सिक्योरनेस को स्टडी करने के, तो फॉर्मूले हैं, इसको